टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 देखेंगे क्लास 7 का, जिसका टाइटल है आर चेंजिंग अर्थ। कि अर्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। आज का कंटेंट का आउटलाइन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है, कैसे मेजर होता है। उसके बाद हम मेजर लैंड फॉर्म्स देखेंगे। लैंड फॉर्म्स हमने क्लास 6 में भी देखा था बेसिक, वही थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके देखेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो हमने देखा था कि लिथोस्फेयर होती है, उसके नीचे प्लेट्स होती हैं, जिसके अंदर प्लेट का मूवमेंट होता है। तो हमने ये देखा था कि लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन्स देखा था, या ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो सब। फोल्ड माउंटेन्स तो बेसिकली कन्वर्जेंट प्लेट जब होती थी और ऐसे करके बन जाता था ऊपर, उसको हम फोल्ड माउंटेन्स बोल देते थे। तो जो हमने पढ़ा था कि प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तो वो प्लेट्स का मूवमेंट इसलिए है क्योंकि वो लिथोस्फेयर में प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो वो मूव कर रही हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो कुछ मिलीमीटर्स ही एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है मीटर, फिर सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। तो कुछ मिलीमीटर्स ही प्लेट मूव करती है एक साल में। 1 ईयर इज इक्वल्स टू फ्यू मिलीमीटर्स। ये डिपेंड करता है, कोई कोई प्लेट ज़्यादा जल्दी मूव कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो कोई 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 10 mm भी मूव कर लेती है, तो कोई कोई 2 mm कर रही है। तो ये डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं है, हर प्लेट पे डिपेंड करता है। तो ये जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो इसलिए ही होता है क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, कोर होती है। तो जो मेंटल होती है उसमें मैग्मा होता है। तो जब वो मैग्मा मूव करता है ना इनसाइड द अर्थ, इसकी वजह से ये प्लेट का मूवमेंट होता है। और जो हमारा मैग्मा होता है ना, वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। सर्कुलर मोशन हो गया कि मतलब ऐसे 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 सर्कल बनाते हैं, ये ऐसे 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 गोल 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 मैग्मा घूमता है, ये सर्कुलर मोशन हो गया। तो ये जो मैग्मा घूमता है, इसकी वजह से ये प्लेट्स घूमती हैं, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आने लगते हैं। अब दो तरीके के फोर्सेस हमने पहले भी पढ़े थे, आज फिर से पढ़ते हैं। एक होता है एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक। अब जो एंडो होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और जो एक्सो होता है उसका मतलब होता है आउटसाइड। और ये जो जेनिक है, दोनों में जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। पेन का कलर बदल लेते हैं, येलो। तो जेनिक जेनिक हो गया हमारा ओरिजिन दोनों का, और एंडो हो गया इनसाइड और एक्सो हो गया आउटसाइड। तो आउटसाइड फोर्सेस और इनसाइड फोर्सेस को हम ज्योग्राफी में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि ये दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। अभी देखो इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या है। अर्थ में मूवमेंट हुई, दो तरीके की मूवमेंट, एंडोजेनिक मतलब आउटसाइड, सॉरी इनसाइड, एंडोजेनिक हो गई इनसाइड, और एक्सोजेनिक हो गई आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कि जो अर्थ के बाहर से फोर्सेस लग रही हैं, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सब बाहर से है। ये इनका काम क्या होता है, इरोजन करना और डिपोजिशन करना। इरोजन मतलब कि सपोज एक ये रॉक है, उसको उसको छोटे 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 टुकड़े में तोड़ देना, इरोड कर देना, उसको इरोजन बोलते हैं। अब एंडोजेनिक दो तरीके की होती है, इनसाइड वाली दो तरीके की होती है, एक होती है सडन और एक होती है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। तो ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होती हैं। जो सडन होती हैं उसमें हो गया अर्थक्वेक। आप ये सडन आता है, आपको पता नहीं होता कि आएगा कि नहीं आएगा। या वॉल्केनो है, सडन फटता है। कोई कोई तो 100 सालों से वॉल्केनो नहीं फटता और एकदम से वॉल्केनो फट जाता है। 1000 सालों से नहीं फटा, फिर एकदम से फट जाता है। फिर एक होती है लैंडस्लाइड्स, आपको नहीं पता कौन सी लैंड कब स्लाइड कर जाएगी पहाड़ों में जाकर। तो ये तीनों हो गई सडन फोर्सेस। फिर जो डायस्ट्रॉफिक होती है, ये होती है ग्रेजुअल। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रस्ट होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट होता है इसमें। तो जब क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है तो ना नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि माउंटेन बन गया। इसमें ना ऐसे नए लैंड फॉर्म्स नहीं बनते, बनते हैं पर ऐसा सच नहीं बनते। लैंडस्लाइड हो गया तो नया लैंड फॉर्म नहीं बना। वॉल्केनो से कहते हैं कभी कभी माउंटेन्स बन जाते हैं, बट ऐसा सच इसमें स्पेसिफाई नहीं है कि लैंड फॉर्म बनेगा ही बनेगा। अर्थक्वेक से तो लैंड डिस्ट्रक्ट होता है, बनता नहीं है। लेकिन जो डायस्ट्रॉफिक होता है उसमें बनता है लैंड फॉर्म। तो ये मेजर डिफरेंस होता है दोनों में।
फिर जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वही हमने पढ़ लिया कि वो सडन मूवमेंट्स करते हैं और कुछ स्लो मूवमेंट्स करते हैं। सडन मूवमेंट्स के हमने एग्जांपल देख लिया, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सब। अब देखते हैं कि वॉल्केनो क्या होता है। वॉल्केनो क्या होता है कि ये जो वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो है, ये इसका वेंट है। वेंट मतलब जो ओपनिंग होती है, माउथ, माउथ ऑफ वॉल्केनो इन सिंपल टर्म्स, माउथ। यहाँ से मैग्मा अंदर से चलता 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 बाहर आके गिरता है, जिसको हम लावा बोल देते हैं। ये जो एयर और ऐश निकलती है, ये वो है ब्लू ब्लू जो आपको दिख रही है। तो ये मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, आपको मोल्टन मैग्मा देखने को मिलता है इसमें से। ये देखो इसका डायग्राम, ये मैग्मा का चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर मतलब स्टोर हाउस ऑफ मैग्मा, स्टोर हाउस। यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा मिलेगा। ये हमारी अर्थ की क्रस्ट हो गई, ये हमारा मेंटल है, मेंटल में से मैग्मा निकल के आता है। उसके बाद ये है उसका वे है, ये वेंट जो ओपनिंग हो गई। यहाँ से जब मैग्मा से गरम गरम लावा निकलता है तो वहाँ वहाँ पे साथ में ऐश भी निकलती है। तो ये ऐश का क्लाउड भी बन जाता है, ऐश गिर भी जाती है कुछ कुछ ज़मीन पे, और कुछ कुछ तो मतलब स्ट्रेट में निकलता है, कुछ साइड्स में निकलता है, तो उसको साइड वेंट बोल देते हैं। ये जो होता है ये मैग्मा के वेंट के पास होता है, ये क्रेटर होता है। उसके बाद ये लावा बह गया। और ये सिल भी हम आगे इन फर्दर क्लासेस पढ़ेंगे कि क्या होता है। सिल क्या होता है कि यहाँ से मैग्मा यहाँ जाके और फिर यहाँ जाके वो बना लेता है एक मतलब मशरूम टाइप, उसको हम सिल बोल देते हैं। तो ये आगे हम वॉल्केनो का वो देखेंगे कि वॉल्केनो के जो मैग्मा होते हैं उसमें लैंड फॉर्म्स जैसे हम देखते हैं, ऐसे ही वो मैग्मा क्या क्या बनाते हैं वो हम आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे। आज 7th क्लास में इतना आपके लिए इनफ है। फिर एक होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है कि जब हमारा लिथोस्फेयर की जो प्लेट होती है ना, उसमें आपको वाइब्रेशन फील होती है। आपने देखा होगा जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपका शेकिंग जैसा फील होता है, आपका घर शेक करने लगता है। अगर आपके सामने कुछ रखा है, बॉटल रखी है, अगर आप स्टिल हो तो ये आप उसको फील कर सकते हो। आप ऐसा नहीं, अगर आप वॉकिंग मोड में हो तो बहुत रेयर होता है कि आपको अर्थक्वेक फील होगा। जब आप स्टिल मोड में बैठे हो तो चीज़ें आपको वाइब्रेट होती हुई दिखेंगी। शेक आपका मतलब है, आप जैसे अगर आप सोफे पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, तो आपको लगेगा कुछ चीज़ शेक हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, तो इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो जो अर्थक्वेक है उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, अगर सपोज आप यहाँ पे हो, आप दिल्ली में हो, दिल्ली में भी आप एक पर्टिकुलर एरिया में हो, जैसे चांदनी चौक में हो आप, चांदनी चौक में अर्थक्वेक आया, तो वो चांदनी चौक में अगर अर्थक्वेक आया तो सारी जगह वाइब्रेशंस फैलेंगी, मतलब पूरे चांदनी चौक में वाइब्रेशंस फैली फैली हैं उस अर्थक्वेक की। तो वो फैली कैसी हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करती हैं, वो ट्रैवल करती हैं अंदर ही अंदर। तो उसको हम ये बोलते हैं कि जहाँ से, एक बार डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो, ये रहा फोकस, यहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट हुई, ये ऐसे 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 बढ़ती है। जो ये फोकस होता है इसके जस्ट अबव जो होता है वो होता है हमारा एपिसेंटर। ये यहाँ पे मोस्ट डिस्ट्रक्शन होता है, मोस्ट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये क्लोजेस्ट टू द फोकस होता है। फोकस के क्लोजेस्ट है ये पार्ट, ये सब तो दूर पड़ेगा, ये सब दूर पड़ेगा, ये सब दूर पड़ेगा, तो ये क्लोजेस्ट रहता है। इस पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। सीस्मिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, वो वही होती हैं जो अर्थक्वेक वाली वेव्स होती हैं, जो ट्रैवल कर रही हैं, ये जो दिख रही हैं गोल 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 गोल, ये सब सीस्मिक वेव्स हैं, ये ट्रैवल करती हैं। इसकी इसमें भी मतलब 2-3 तरीके की वेव्स होती हैं, जैसे पी वेव्स, एस वेव्स, ये सब हम फर्दर क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो मतलब सबसे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट होती है वो उस पॉइंट को हम फोकस बोल देते हैं। उसके बाद जहाँ पे वो सरफेस पे वही फोकस का, जैसे ये फोकस है जो सरफेस पे पहला पॉइंट पहुँचता है, उसको हम एपिसेंटर बोल देते हैं, एपिसेंटर। ये हो गया फोकस। फिर वाइब्रेशन सारी तरफ ऐसे घूमती हैं वेव्स की तरह, ऐसे 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 ऐसे। तो जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो एपिसेंटर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाता है। सबसे ज़्यादा डैमेज एपिसेंटर पे होता है, क्योंकि जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ होती है ना वो डिक्रीज होती हुई चली जाती है जैसे 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 हम दूर जाते रहते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है वो एपिसेंटर पे होता है। कुछ अर्थक्वेक के प्रोटेक्शन मेथड्स हमने हमें स्कूल में भी सिखाए जाते हैं या हमें पता होनी चाहिए। वो ये होता है कि आप एक सेफ स्पॉट पे जाएं, जैसे कि अगर आप घर में हैं तो आप किचन के काउंटर के नीचे चले जाओ, या टेबल और डेस्क के नीचे, स्कूल में हो तो टेबल के नीचे घुस जाओ। मतलब आपको ऐसी जगह जाना है कि अगर आपके ऊपर कुछ गिरता है तो उसके ऊपर, मतलब आपके ऊपर जैसे टेबल है, ये टेबल है और ये टेबल है,
इसके नीचे आप बैठ गए हो तो अगर कुछ गिरेगा तो टेबल उसको थोड़ा रोक देगी, एकदम से आपके ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगा। तो हमें वही सेफ स्पॉट ढूंढने चाहिए। हमें फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए, हमें चिमनी विंडोज़ के अराउंड नहीं आना चाहिए, हमें मिरर्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वाइब्रेट होगा तो वो मिरर्स कभी भी गिर सकते हैं। हमें फ्रेम्स के पास नहीं जाना चाहिए, मतलब हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमें पता है कि बहुत ऐसा है कि हल्का सा वाइब्रेट होगी तो गिर जाएगी, या कुछ चीज़ भारी है तो हमें उसके पास भी नहीं खड़ा रहना चाहिए। हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हमारी फैमिली और फ्रेंड्स में कि हमें कैसे कोई डिज़ास्टर को कैसे कॉन्फिडेंटली फेस करना है। और जो अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन है, कुछ लोकल पीपल जैसे कोस्टल एरियाज में रहते हैं लोग, तो वहाँ पे ना उन लोगों ने मतलब कुछ प्रिडिक्शन मेथड्स लगाए हुए हैं जो कि मतलब उन्हें एक गेस कर सकते हैं कि हाँ मे भी शायद अर्थक्वेक आने वाला है, इसलिए ऐसा बिहेवियर दिख रहा है। वो क्या होता है, जैसे फिश होती है पॉन्ड्स के अंदर, वो एजिटेट हो जाती है, वो मतलब इरिटेटेड सी और इधर भगदड़ सी हो जाती है उनके अंदर। स्नेक्स जो होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। और जो क्या होता है कि जब ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है तो लोगों को ये लगता है कि ऐसा कुछ अजीब होने वाला है, क्योंकि ये अलग रिएक्ट करते हैं नॉर्मल से। नॉर्मली स्नेक्स अंडरग्राउंड देखने को मिलेंगे, या पानी वाले स्नेक्स होते हैं तो वो पानी में मिलेंगे। तो जब वो सरफेस पे आ जाएंगे तो लोगों को लगेगा आज ये सरफेस पे क्यों घूम रहे हैं, तो आसपास के लोग नोटिस करेंगे कि बहुत सारे स्नेक्स चल रहे हैं तो उन्हें लगेगा कुछ तो गड़बड़ है। और जब फिश पॉन्ड्स में भगदड़ सी मचाएंगी तो भी लोगों को, तो इसलिए एनिमल बिहेवियर को समझा जाता है अर्थक्वेक के लिए। क्योंकि एनिमल बिहेवियर ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा बोलते हैं कि डॉगी जो डॉगी होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं। वो इसलिए ही क्योंकि वो उनके अंदर सेंसेस ऐसे होते हैं कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन चोर है, या कोई सिचुएशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जब डॉगी आपके यहाँ रो रहा होता है तो मतलब कुछ गलत होने वाला होता है, कॉलोनी में कुछ गलत होने वाला होता है, अगर आपको डॉगी रोता हुआ दिखे तो तो ये सब एनिमल्स का ना बिहेवियर पढ़ा जाता है एनिमल्स का, ताकि हमें पता रहे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो एनिमल्स को ऐसा हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके बिहेवियर को पढ़ना चाहिए। उनके अंदर भी बहुत सारे सेंसेस होते हैं गेस करने के लिए कि क्या होने वाला है। और अर्थक्वेक को जो हम मेजर करते हैं वो हम सिस्मोग्राफ से करते हैं, और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो हम रिचर स्केल पे मेजर करते हैं। मशीन जो है वो है सिस्मोग्राफ, और मैग्नीट्यूड जिस पे हम देखते हैं वो रिचर स्केल पे देखते हैं। अगर 2 से कम का वो अर्थक्वेक आता है तो आपको फील भी नहीं होगा, हल्का बहुत ही फील होगा। और अगर 5 के ऊपर आता है तो आपको डैमेज फील होने लगेगा, चीज़ें गिरने लगेंगी। और जो 6 के ऊपर आता है वो बहुत स्ट्रांग अर्थक्वेक होता है। और जो 7 वाला अर्थक्वेक होता है उसको ना मेजर अर्थक्वेक के उसमें डाला गया है। मतलब इनकी ना कैटेगरीज हैं कि कौन सा अर्थक्वेक कितने उस पे है। अगर 2 पे है तो लेस हार्मफुल है, 5 पे है तो डैमेज तो करेगा पर इतना नहीं करेगा, 6 पे है तो स्ट्रांग है, 7 पे है तो मेजर है। अब आपको बता दूं कि ना 2026 जनवरी 2001 में 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था भुज में। भुज मतलब गुजरात, गुजरात में एक टाउन है भुज, वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी गुजरात में। मतलब स्कूल में बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मर गए थे, बहुत सारे मतलब लोग खो गए थे, ऐसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी वहाँ पे, क्योंकि इतना हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली थी। अब है नेक्स्ट मेजर लैंडफॉर्म्स। अब जो लैंडफॉर्म्स हैं वो उसमें क्या दो चीज़ आती है, दो प्रोसेसेस आती हैं, एक होती है वेदरिंग, एक होती है इरोजन। वेदरिंग क्या होता है कि जो हमारे रॉक्स होते हैं ना अर्थ के सरफेस पे, उसको अगर हम ब्रेक ब्रेक कर दें तो उसको हम वेदरिंग बोल देते हैं। और जो इरोजन होता है, इरोजन में क्या होता है, हम मतलब लैंडस्केप जो होता है वो वियर एंड टियर अवे होता है, वो एजेंट्स के थ्रू होता है, जैसे विंड, एयर, वाटर, आइस, इनके थ्रू होता है। मतलब इसमें एक मीडियम होता है इरोजन के में, लेकिन इसमें जो होता है वेदरिंग में, उसमें क्या होता है, उसमें रॉक्स को ब्रेक हो जाते हैं जो अर्थ सरफेस पे रॉक्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था रॉक्स बहुत सारे साइजेस के होते हैं, ऐसा नहीं है फिक्स साइजेस के होते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये ब्रेक करता है और ये इरोड करता है, वियर एंड टीयर अवे कर देता है।
और फिर जब जो इरोडेड मटेरियल होता है ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन्हीं मीडियम के थ्रू और एक जगह डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम डिपॉजिशन बोलते हैं। डिपॉजिशन मतलब इकट्ठा हो जाता है और फिर जिसकी वजह से हमारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं अर्थ के ऊपर। जब डिपॉजिशन हो जाते हैं तो बहुत सारे हमारे लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ये रहा मेजर डिफरेंस कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स वो हो गया वेदरिंग, और इरोजन क्या हो गया कि मतलब इनको फर्दर ब्रेक डाउन बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और अदर एजेंट्स के थ्रू। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। अब जो एजेंट्स हैं इरोजन के वो हैं मेन चार: रिवर, सीवेज, विंड, आइस। क्योंकि सॉरी, वेदरिंग के तो कोई एजेंट्स नहीं हैं, जो एजेंट्स हैं वो इरोजन के हैं मेन, तो हम इरोजन के बारे में ही पढ़ेंगे। वेदरिंग में तो सिर्फ क्या होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स का ब्रेकडाउन होता है और कुछ नहीं होता। अब जो फर्स्ट है वो है रिवर और वो रनिंग वाटर जो होता है। अब जब रनिंग वाटर है, सपोज अब यहाँ से एक माउंटेन है, यहाँ से पानी आ रहा है। जब वो पानी आता है तो बहुत फोर्स से आता है, बहुत स्टीप एंगल पे होता है। तो जब वो बहुत फोर्स से आएगा तो वो बहुत तेज लगता है रॉक्स पे। तो जिसकी वजह से जब वो बहुत तेज लगता है तो वो यहाँ का मटेरियल इरोड कर देता है, तो वो वाटरफॉल बनाता है। जैसे ऐसे हो गया और फिर पानी ऐसे गिर रहा है, वाटरफॉल बना देता है। डायग्राम में दिखाती हूँ, ये रहा, ये हार्ड रॉक हो गया, ये माउंटेन का हार्ड रॉक समझ लो। यहाँ से पानी आया तो ये धीरे 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 इसको ना तोड़ता रहेगा, तोड़ता रहेगा। यहाँ पे पहले हार्ड रॉक था तो ये टूट के यहाँ गिर गया, तो ये धीरे 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 ये सब पीछे जाता चला जाएगा और ये पूरा वाटरफॉल बड़ा बड़ा का बड़ा होता चला जाएगा। तो वाटरफॉल बनाता है जब बहुत स्टीप एंगल से पानी आ रहा होता है। उसके बाद जब वो स्टीप एंगल से पानी आके वाटरफॉल बना देगा तो वो एक लैंड पे मतलब हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन पे आ जाएगा, प्लेन्स में आ जाएगा मतलब। तो जब वो प्लेन्स में आता है तो ना वो ऐसे ऐसे मियांडर करके चलता है, ऐसे चलती है रिवर। तो जब रिवर का कोर्स ऐसे ऐसे सांप की तरह टाइप हो जाता है तो इसको हम मियांडर बोलते हैं कि रिवर ना मियांडर कर रही है, वो ट्विस्ट कर रही है, टर्न कर रही है। तो जब यहाँ पे भी कंटिन्यूस इरोजन हो जाता है और डिपोजिशन हो जाता है मियांडर की साइड्स में, तो मियांडर का लूप जो होता है ना वो आसपास आता रहता है, मतलब ये ऐसे 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 और पास होता रहता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें से ये पार्ट कट गया तो ये ऐसे रह गया ऐसे, फिर डायरेक्ट ऐसे, और ये वाला पार्ट यहाँ कट गया तो इसको हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। ये अलग ही लेक बन जाती है उसके बाद जब ये मियांडर कट हो जाता है फ्रॉम द रिवर, तो एक कट ऑफ लेक बन जाती है जिसको हम ऑफ ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और कभी कभी यहाँ पे ना नेबरिंग एरियाज में फ्लडिंग भी हो जाती है जब इतना पानी का बहाव हो जाता है। जैसे कभी कभी होता है मानसून आ गया तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आसपास के लेयर में ना फ्लडिंग हो जाती है। अब जब फ्लडिंग होएगी तो पानी के अंदर हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा पानी अपने साथ सैंड सिल्ट और ये सब लेके चलता है। तो जब वो सैंड सिल्ट लेके चलेगा और बराबर में फ्लडिंग होएगी, तो जब फ्लडिंग होएगी तो वो सैंड सिल्ट भी बराबर में चला जाएगा। जब सैंड सिल्ट बराबर में चला जाएगा तो वो वहीं रुक जाएगा। उसके बाद जब नॉर्मल वाटर का लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो पानी तो वापस चला जाएगा, लेकिन जो सैंड सिल्ट वो पानी के साथ गए थे वो वहीं रह जाएंगे। तो वो फ्लड प्लेन बना लेंगे, फर्टाइल फ्लड प्लेन बना लेते हैं। डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देखो, ये तो हमने देख लिया वाटरफॉल का। अब ये देखो, ये मेंडर चली है, ये ऐसे 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 चलती है। ये ऑक्सबो लेक हो गई, ये यहाँ से कट हो गई थी, यहाँ पे कनेक्टेड थी, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड और सिल्ट डिपॉजिट हो गया तो ये कट हो जाती है। फ्लड प्लेन ये होता है कि मतलब यहाँ से पानी आया पहले तो ये यहाँ पे हो गया, लेकिन जब वापस चला गया अपनी उसमें तो यहाँ पे सैंड सिल्ट छोड़ गया और यहाँ पे अपने आप ही ग्रास और ये सब उग जाती है, तो ये फ्लड प्लेन हो जाता है। यहाँ पे आप ये बहुत फर्टाइल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सैंड और सिल्ट और ये सब मटेरियल जो भी रिवर के साथ चल रहा होता है तो वो चलता है, तो वो फर्टाइल लैंड बना देता है। लेवीज होती है, लेवीज क्या होती है, ये अपलिफ्टेड फ्लड बैंक होता है। एक हो गया फ्लड बैंक मतलब फ्लड का किनारा, और जो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है उसको बोलते हैं लेवीज। अब ये हो गया ऑक्सबो लेक यहाँ पे हमारी, इसमें हमने मेंडर भी पढ़ लिया। आपकी में इतना ही है अभी की मतलब ये सब क्या होता है, और ऐसे डिटेल में नहीं है। और रेज्ड बैंक हमने देख लिया कि लेवीज होता है, लेवीज पढ़ा हमने, फ्लड प्लेन पढ़ा हमने, मेंडर पढ़ा हमने, ऑक्सबो लेक पढ़ा हमने। चारों चीज़ मेन मेन पढ़ ली।
उसके बाद होता है कि जब रिवर जो होती है सी के पास अप्रोच होती है तो जो स्पीड होती है ना वो कम हो जाती है। तो जब स्पीड कम हो जाती है तो रिवर ना ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये रिवर आ रही है तो ये बहुत स्लो स्पीड में आ रही है तो ये ब्रेक होने लगती है, ये किधर जाने लगी है, इसको स्पेस मिल गया तो ये किधर जाने लगी, ये किधर जाने लगी। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोल देते हैं। एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं कि बहुत सारे रिवर्स आ रही हैं, बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं और वो एंड में आके एक रिवर बन रही है, ज्वाइन हो रही है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूटरीज इसका उल्टा है कि एक रिवर में से बहुत सारे रिवर निकल रही हैं, तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो रिवर अपने लास्ट स्टेज में डिस्ट्रीब्यूटरीज बना जाती हैं। और जब वो बिल्कुल ऐसे सी में गिरने वाली होती हैं तो वो अपना सारा लोड अपना डिपॉजिट का जो होता है उनके अंदर सैंड सिल्ट वगैरह मड ये सब अपने माउथ पे छोड़ देती है। मतलब जब वो जैसे इधर तो ये सी है और इधर ये बिल्कुल कॉन्टिनेंट का एंड है, तो ये यहाँ पे अपना सारा मटेरियल जो ला रही होती है यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं और डेल्टा बनाती है, डेल्टा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि मेंडर्स क्या होता है, हमने देखा ऑक्सबो लेक क्या होती है, हमने देखा लेवी क्या होता है, हमने फ्लड प्लेन देखा, हमने डिस्ट्रीब्यूटरी देखी, हमने डेल्टा देखा। हमने ये सब रिवर के उसमें देखा। कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, कौन सा एजेंट क्या बनाता है। ये देखो ये माउथ पे डेल्टा बना रहा है, ये रहा डेल्टा, डिपॉजिट कर दिया इसने अपना सारा सामान। ये रिवर आ रही है, ये मियांडर कर रही है। तो और ये लेवी हो गया कि अप्रेज्ड फ्लड बैंक को लेवी बोलते हैं, अप्रेज्ड फ्लड बैंक। ये सब आपकी क्लास में अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जैसे जैसे आप आगे फर्दर क्लासेस में जाओगे तो बहुत डिटेल में आ जाता है। फिर होता है सेकंड एजेंट है वो है सी वेव्स। सी वेव्स क्या होते हैं, सी ऑलरेडी आपको पता ही है कि जो सी है अगर उसके पास जैसे ये सी है, ये जो लैंड है इसको हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज, क्योंकि ये कोस्ट पे होते हैं, इनके साइड में पानी होता है। तो जब कोस्टल एरियाज में ही सी होती हैं तो वो कोस्टल लैंडफॉर्म बनाती हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो जब एक रॉक है इस पे लगातार सी स्ट्राइक कर रही है तो इसमें क्रैक्स आने लगते हैं विद टाइम। जब वो क्रैक्स बड़े हो जाते हैं और चौड़े होने लगते हैं तो वो एक गुफा बना लेते हैं, गुफा, जिसको हम बोलते हैं सी केव। तो जब ये सी केव बन जाते हैं, जैसे कैविटी बड़ी होने लगती है, पानी इसमें बार बार लगता है, तो ये जो गैप होता है ये ऐसे हो जाता है, ये आर्क बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सी आर्क। डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ये हो गया सी केव, पानी स्ट्राइक करता रहा तो इन्होंने अपनी गुफा सी बना ली। उसके बाद जब लगातार स्ट्राइक करता रहा तो पूरा खाली हो गया, तो ये आर्क बन गई। उसके बाद जब ऊपर का ये हेडलैंड पूरा मतलब गिर जाता है और ये सब गिर जाता है तो ये अपने आप को स्टैक बना लेते हैं। देखो साइट ऑफ आर्क कोलैप्स हो जाती है तो ये यहाँ पे स्टैक बना लेते हैं। और फिर क्या होता है, एक होता है कि यहाँ पे जो पानी होता है वो लगातार ना डिपॉजिट करने लगता है आइटम्स, तो ये क्लिफ बना लेते हैं। क्लिफ मतलब एक ग्रेट हाइट पे एक लाइन फॉर्म बन जाता है जिसको हम सी क्लिफ बोलते हैं। यहाँ पे दिखाती हूँ। हाँ, तो हमने देख लिया सी केव कैसे बनती है। हमने देखा कि सी आर्क जब बनती है, जब केव में बहुत ज़्यादा कैविटी बढ़ने लगती है तो उसको सी आर्क बोल देते हैं। फिर इरोजन होता रहता है, उसकी रूफ भी टूट जाती है, बस वॉल्स बचती हैं, उसको हम स्टैक्स बोल देते हैं। फिर जो स्टीपी रॉक्स का जो कोस्ट होता है वो वर्टिकुलरली अपना आप राइज होने लगता है, वहाँ पे सी वेव्स अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने लगती हैं शोर्स पे और वो सी क्लिफ बना देती हैं और बीचेस बना देती हैं। देखो जब जैसे रॉक्स ऐसे स्टोर होने लगे हैं तो ये तो बन गया क्लिफ, और इधर से रिवर पानी लेके आ रही है और यहाँ पे अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही है, तो इसको हम बीच बोल देते हैं, बीच। तो ये बीच हो गया। तो अब हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने देखा सी केव क्या होती है, सी केव
सियार, स्टैक, क्लिफ और बीच। ये हो गए हमारे, बताओ किस चीज़ के, ये हो गए हमारे सी वेव्स के लैंडफॉर्म्स। फिर हो गए हमारा नेक्स्ट है आइस। आइस में भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, बट एक ही पढ़ेंगे 7th क्लास में, जो है ग्लेशियल मोरेन्स। कि मोरेन्स क्या होती हैं, पहले हम देख लेते हैं ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर्स मैंने पढ़ाया था हिमालयाज में मतलब आर कवर्ड विद आइस। आइस क्या, आइस और जो रिवर्स ऑफ द आइस है उसको हम ग्लेशियर्स बोल देते हैं। वो लैंडस्केप को इरोड कर देती हैं। वो क्या करती हैं कि जैसे ये हमारा माउंटेन है, यहाँ पे आइस है, तो जो उसका नीचे का एरिया होता है ना, उसको एक्सपोज कर देती हैं और बहुत गहरा डीप हॉलो उसको मतलब क्या बोलते हैं, खुदेड़ देती हैं, मतलब गड्ढा कर देती हैं वहाँ पे। और जब आइस मेल्ट होता है तो ये वाला जो गड्ढा होता है वो पानी से भर जाता है और वो बहुत सुंदर लेक बन जाती है माउंटेन्स में। तो जो मटेरियल कैरी होता है इन ग्लेशियर का, जैसे रॉक्स हो गए, मतलब सिल्ट हो गई, वो डिपॉजिट हो जाते हैं और इन डिपॉजिट्स को हम ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं। ये रहा, ये 3 तरीके के मोरेन होते हैं। टर्मिनल मतलब जो एंड में होते हैं, मीडियल मतलब जो बीच में होते हैं, और लेटरल मतलब ये जो ये मोरेन्स हैं। तो ये ग्लेशियल मोरेन्स यही होते हैं कि जैसे एक एरिया आइस ने खोद दिया, जब वहाँ पे वो आइस मेल्ट हो गया तो वो पानी से भर गया वाटर। उसके बाद जो मटेरियल उनके साथ होता है ग्लेशियर्स के साथ, जैसे सेडिमेंट्स हो गए, रॉक्स हो गए, ये सब, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। देखो ये टर्मिनल मोरेन में यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया तो ये मोरेन्स बना देती हैं। उसके बाद है फोर्थ विंड। विंड एक बहुत बड़ा एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का डेजर्ट में। कहाँ पे, डेजर्ट में सबसे ज़्यादा इरोजन करता है विंड। अब आपने देखा होगा कि डेजर्ट में मशरूम रॉक्स देखने को मिलते हैं। मशरूम रॉक्स होते हैं जो मशरूम की शेप में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मशरूम का पौधा है और उसके रॉक्स बन गए हैं, ऐसा नहीं है। जो रॉक्स होता है, रॉक नॉर्मली ऐसा है, तो वो जो विंड होती है वो उन्हें ऐसे इरोड करती है, बेस से ज़्यादा इरोड करती है, तो उनकी शेप ऐसे मशरूम की शेप में आ जाती है, इसलिए हम उसको मशरूम रॉक बोल देते हैं। उनका नैरो बेस होता है और टॉप जो होता है वाइड होता है। अब जब विंड चलेगी तो ऐसा तो है नहीं कि विंड अपने साथ कुछ उठाएगी नहीं। जब विंड चलती है तो वो अपने साथ सैंड को उठाती है और एक जगह से लेकर दूसरी जगह से जाके डाल देती है। जब वो विंड मतलब बंद हो जाती है तो वो जो सारा सैंड होता है वो गिर जाता है और वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। लो हिल टाइप बना लेता है, जैसे कि ये हो गया हमारा मशरूम रॉक। और ये विंड अपने साथ लेकर आ रही थी, जैसी विंड रुकी तो उसने अपना सारा मटेरियल गिर दिया, तो फिर वो एक छोटा सा हिल टाइप बन गया, इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून। एक और चीज़ होती है लोइस। लोइस क्या होती है कि इसको मैं पहले आपको सैंड ड्यून्स बता दूं। सैंड ड्यून्स हो गए, और जब ये वाले, जब ग्रेन्स ऑफ सैंड बहुत ज़्यादा फाइन और लाइट होते हैं तो ये इनको लॉन्ग डिस्टेंस पे लेकर चल देती है, और जब ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं और वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं बहुत बड़े एरिया में, तो उनको हम लुइस बोल देते हैं। तो मतलब सैंड ड्यून्स इनका छोटा बच्चा है, लुइस बड़ा है। तो बहुत सारे डिपॉजिट ऑफ लुइस हमें चाइना में मिलते हैं। अब आप देखो कि लुइस क्या है कि बहुत सारे या तो हम ये कह सकते हैं सैंड ड्यून्स मिला के लुइस बनता है। ये देखो बहुत सारे, ये आपको सैंडविच मिलेंगे, ये आपको लुइस मिल गया। तो क्या होता है कि जब विंड बहुत दूर दूर तक चलती है उसके बाद वो वहाँ पे इकट्ठी हो गई तो एक काइंड ऑफ बोल दो, माउंटेन ऑफ फाइन सैंड, उसको हम लुइस बोलते हैं। अगर इन सिंपल लैंग्वेज देखो, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। जब ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं वो बहुत लंबे डिस्टेंस पे चले जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं लार्ज एरिया में, तो एक काइंड ऑफ माउंटेन ही बना देते हैं सैंड का, उसको हम लुइस बोल देते हैं। अब आज के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट इज विच इज़ नॉट एन ओरिजिनल फीचर ऑफ सी वेव्स, क्लिफ, बीच, सी केव। The depositional feature of a glacier is floodplain and beach moraine.
which is caused by the sudden movement of the earth, volcano, folding, floodplain. Next is mushroom rocks are found in deserts, river valleys, glaciers. Oxbow lakes are found in glaciers, river valleys, deserts. Next we have सॉरी क्या हो गया, मैच द फॉलोइंग में इधर आपको 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लेशियर, मेंडर, बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल, अर्थक्वेक, और इधर आपको 8 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि सी शोर, मशरूम रॉक, रिवर्स ऑफ आइस, रिवर्स, वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ, सी क्लिफ, हार्ड बेड रॉक, डेजर्ट्स। अब आपको इनको मैच करके बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। ये लास्ट वीडियो के आंसर्स हैं। द रॉक्स विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज इग्नियस, सेडिमेंट्री, metamorphic, igneous answer है। The innermost layer of the earth is core. Gold, petroleum and coal are examples of minerals because they have definite chemical composition. ऐसे ही हम किसी को मिनरल नहीं बोल सकते। पेट्रोल, अगर पेट्रोलियम ऐसा है अगर इंडिया में है और दुबई में है तो सेम होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है वहाँ लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। दोनों में सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वैसे तो पेट्रोल में भी वेरिएशंस होती हैं बट ऐसा नहीं है। जैसे कोल में भी 3 तरीके की वेरिएशंस होती हैं बट कोल की प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉसिल्स हमने देखा था, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट। सबसे पतली क्रस्ट ही है, बाकी ये तो बहुत मेंटल, तो 2900 किलोमीटर तक है क्रस्ट, तो 5 किलोमीटर या 35 किलोमीटर तक ही वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर क्रस्ट, और ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी है। अब कोर क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है। मिनरल्स क्या होता है, हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। क्ले हम चेंज कर सकते हैं स्लेट में आफ्टर हीट एंड प्रेशर कर हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो ये सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में हो जाता है। सियाल जो है इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। तो ये हमने कल ही देखा था कि SI इसका और AL इसका, तो ये सियाल बनाता है। ये लिथोस्फेयर में होता है सियाल का क्रस्ट जो होती है वो दैट इज़ मेड अप ऑफ सियाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आज के आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपकी मेरी वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। प्लीज़ फीडबैक दीजिए मुझे, मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू।